हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आप लोगों का मेंटर दोस्त एंड गाइड निमेशन हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एमएकेनेक्स कैप्सूल के साथ में। इस कैप्सूल में मैं आप लोगों के लिए ब्रेक डाउन करने वाला हूँ प्रोसेस कॉस्टिंग के जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है उनको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में बातचीत स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब हम प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में बातचीत करते हैं, लास्ट कैप्सूल में मैंने आप लोगों से बातचीत करी थी जॉब एंड बैच के बारे में। हमने देखा था कि जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो बट इन सर्टेन कन्फाइनमेंट, कि आपके एक ही जगह पर सारा प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो वहां पर आप जॉब और बैच के बारे में सोचते हो। बट अगर ऐसा प्रोडक्शन है, ऐसा प्रोसेस है जहां पर पहले आप रॉ मटेरियल पर कुछ काम करते हो, उससे कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स बनते हैं, या कह लोगे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं जिन्हें अपन WIP कहते हैं, वर्किंग प्रोग्रेस। फिर उनके ऊपर थोड़ा और काम होता है किसी और डिपार्टमेंट में जाके, फिर किसी और डिपार्टमेंट में जाकर के, और फाइनली ऐसे करते करते सीरीज ऑफ अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू वो आपके पास में फाइनल प्रोडक्ट निकल के अगर आता है। अगर इस तरीके से काम हो रहा है तो फिर वहां पे आपको कॉस्टिंग का मेथड थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहां पे एक जगह पर सारी कॉस्ट इंकर नहीं हो रही है। पहले एक डिपार्टमेंट में आपने रॉ मटेरियल ट्रांसफर करा, वहां पे थोड़ी कॉस्ट इंकर हुई। फिर उसके बाद में जो वो रॉ मटेरियल है वो किसी और डिपार्टमेंट में गया, वहां पर थोड़ी और कॉस्ट इंकर हुई। फिर वहां पे कुछ एक WIP बना, कोई बाय प्रोडक्ट बना, कोई जॉइंट प्रोडक्ट जो है अपन कहते हैं स्प्लिट ऑफ होते हैं, अभी बात करेंगे उसके बारे में। फिर वो आगे किसी डिपार्टमेंट में गए, और ऐसे करते करते डिपेंडिंग ऑन 2 3 4 5 अलग अलग प्रोसेस के थ्रू होते हुए आपके पास में फिनिश गुड्स आए। तो यहाँ पे जब कॉस्टिंग की बात आएगी, तो यहाँ पर कॉस्टिंग निकालते टाइम पे भी मुझे प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए वो हर प्रोसेस, वो हर अलग अलग स्टेज जिसमें काम हुआ है, उनकी कॉस्टिंग को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो प्रोसेस कॉस्टिंग की देखो डेफिनेशन क्या कहती है। प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ कॉस्टिंग मेथड अप्लाइड व्हेन आइडेंटिकल या होमोजीनियस यूनिट्स आर मास प्रोड्यूस्ड थ्रू कंटिन्यूअस प्रोसेसेस। मेन क्या है साहब, यहां पे आइडेंटिकल या होमोजीनियस प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं, उनको अपन मास प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन चलता है और कंटिन्यूअस प्रोसेसेस के थ्रू काम होता है। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 चलता रहता है, और एक मास प्रोड्यूस्ड है। ये ऑब्वियसली बात है, आप जब प्रोसेस कॉस्टिंग लगाने जाओगे तो आप उसी सेटअप में लगाओगे जहां पर आपके पास में एक प्रॉपर फैक्ट्री का सेटअप, जो अपन दिमाग में सोचते हैं ना कि एक प्रॉपर सर फैक्ट्री होगी, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, कि एक असेंबली डिपार्टमेंट होगा, एक फिनिशिंग डिपार्टमेंट होगा, एक पैकेजिंग डिपार्टमेंट होगा, उससे पहले कोई और डिपार्टमेंट होगा, समथिंग वैसा। जैसे अगर मैं बात करूं, जो लार्ज स्केल फर्नीचर मैन्युफैक्चर होते हैं, उनका सबसे पहले एक डिपार्टमेंट होता है साहब, जो कटिंग डिपार्टमेंट होता है, जो वुड को या जो भी उनको रॉ मटेरियल चाहिए उसकी कटिंग करता है इन द रिक्वायर्ड शेप। फिर एक असेंबली डिपार्टमेंट होगा, उस वुड को लेगा और उसको फिर अपने जो शेप, डिजायर्ड शेप चाहिए आपको, फर्नीचर का, चेयर का, सोफे का, टेबल का, उसमें वो उसको असेंबल करेगा। एक फिनिशिंग डिपार्टमेंट होगा जो उसके ऊपर जैसे भी आपको फिनिशेस चाहिए, आपको स्मूथ करना है, ग्राइंडिंग आउट करनी है, उसको पॉलिश करना है, उसको पेंट करना है, वो काम करेगा। एंड लास्ट देयर वुड बी अ क्वालिटी कंट्रोल चेक डिपार्टमेंट और पैकेजिंग चेक वगैरह डिपार्टमेंट, जो लास्ट में उस प्रोडक्ट को कंप्लीट करेगा। तो यहां पर अगर मैं मान लू 3 डिपार्टमेंट भी हैं आपके पास में, कटिंग, असेंबली, फिनिशिंग, तो भी प्रोसेस कॉस्टिंग का एग्जांपल बन जाता है। ऐसे ही अगर आप सोचो तो कार मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, वहां पे भाई सबसे पहले एक डिपार्टमेंट होता है जो बॉडी पैनल्स पे काम करता है। एक साइड में डिपार्टमेंट होता है जो साइमल्टेनियसली उस कार के इंजन और बाकी के जो अंडरनीड चैसी लगती है, जिसमें आपके व्हील लगेंगे, जिसमें आपकी क्रैंकशाफ्ट होगी, इंजन होगा, ट्रांसमिशन होगा, उस पे काम करना स्टार्ट करता है। एक में इंजन बन रहा है, एक के अंदर बॉडी पैनल बन रहे हैं। फिर एक डिपार्टमेंट होगा जो बॉडी शेल बनाएगा, ठीक है। फिर एक डिपार्टमेंट होगा जो उस बॉडी शेल को और बॉडी पार्ट्स को पेंट करेगा। फिर एक डिपार्टमेंट होगा लास्ट में असेंबली डिपार्टमेंट, जहां पे ये सारे जो पैनल्स थे, जो दरवाजे हैं, फेंडर्स हैं, पीछे की डिक्की का दरवाजा है, विंडशील्ड है, इंजन है, ये सब आएंगे और एक एक करके इनको फिट किया जाएगा। और फिर एक डिपार्टमेंट होगा जो इंटीरियर की फिटिंग वगैरह करेगा। इसमें भी डिपेंडिंग ऑन कौन सी चीज किस स्टेज पे हो सकती है, कि दरवाजे लगने से पहले क्या क्या अटैच हो जाना चाहिए, कौन सा इंटीरियर पार्ट हो जाना चाहिए, उस हिसाब से प्रोसेस पे काम चलता रहता है। और फाइनली फिर लास्ट में जाके वो आपकी कार कंप्लीट होकर बनती है। आप इसके ना यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, डिस्कवरी चैनल की, नेट जियो वगैरह इन सब की, जिसमें उन्होंने बहुत सारी कार्ड्स को ऐसे बनते हुए डॉक्यूमेंट करा हुआ है। तो आप वैसे देख सकते हो। ऑयल रिफाइनरिंग इज एन एग्जांपल, जहां पर अलग अलग प्रोसेस के थ्रू होकर के क्रूड ऑयल से हम अलग अलग अपने कह लो कि प्रोडक्ट्स निकालते हैं। पेट्रोलियम निकलता है, डीजल निकलता है, हैवी डीजल निकलता है, ATF निकलता है, केरोसिन निकलता है, ग्रीस निकलता है। अलग अलग चीजें अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू, अलग अलग उस क्रूड ऑयल को अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म करने से, अलग अलग चीजें मिक्स करने से, अलग अलग केमिकल्स के साथ में रिएक्ट करने से अपने को अलग अलग कंपोनेंट्स मिलते रहते हैं। तो ये आपके प्रोसेस कॉस्टिंग के एग्जांपल है, जहां पर एक जगह पे सारा खर्चा नहीं हो रहा, खर्चा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हो रहा है। अब इसको विजुलाइज करने के लिए इसको ऐसे समझो कि भाई सबसे पहले हमने इनपुट करा प्रोसेस 1 में, यहां पे कुछ खर्चा वगैरह हुआ, उसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड के खर्चे हुए। फिर वो प्रोडक्ट गया प्रोसेस 2 में, यहां पे फिर वापस मटेरियल, लेबर, ओवरहेड के खर्चे हुए। ऐसे गया प्रोसेस 3 में, फिर वहां पे वापस कुछ खर्चे वगैरह हुए। तो ऐसे करते करते अब 3 जगह खर्चे हो रहे हैं।
तो प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए मैं सिर्फ ये वाला डिपार्टमेंट, सिर्फ ये वाला डिपार्टमेंट या सिर्फ ये वाला डिपार्टमेंट नहीं ले सकता। मुझे कॉस्ट को कंप्लीट देखना पड़ेगा कि अच्छा प्रोसेस 1 में इस प्रोडक्ट पे कितना खर्चा हुआ, प्रोसेस 2 में कितना हुआ, प्रोसेस 3 में कितना हुआ, उसको मिला करके मुझे कंबाइंड कॉस्ट मिलेगी। ठीक है साहब। तो यहां पे कैसे निकालेंगे कॉस्ट? हम कहते हैं 1 यूनिट की कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या करो, आप पहले तो प्रोसेस की कॉस्ट निकालो, पूरे प्रोसेस की कॉस्ट निकालो, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट प्रोसेस, और उसको डिवाइड कर दो, जितने भी आपने यूनिट्स बनाए हैं डिवाइड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो इस प्रोसेस में जो खर्चे हुए डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, उससे इस प्रोसेस का खर्चा आ जाएगा। अब अगर ये तब है जब सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, ये चीज तब है जब एक ही प्रोडक्ट पे काम हो रहा है, बट अभी हम देखेंगे जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन जाते हैं तो फिर ये मेथड भी काम नहीं आता, फिर हमें जो कॉस्ट है इसको अलोकेट करना पड़ता है अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो उसके लिए फिर हम कहते हैं कि कॉस्ट को, जॉइंट कॉस्ट को अलोकेट करना है, तो आपके पास अलग अलग मेथड्स हैं। अभी अगर सिंगल प्रोडक्ट है तो फिर तो काम आसान है, आप प्रोसेस 1 की कॉस्ट लो, उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट से, प्रोसेस 2 की लो, उसको डिवाइड करो नंबर ऑफ यूनिट से, प्रोसेस 3 की लो, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करो, इनको ऐड करो, आपके पास में टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे क्या है, सीक्वेंशियल में काम हो रहा है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन हो रहा है और सीक्वेंस में काम हो रहा है कि भाई क्रूड ऑयल लेंगे, क्रूड ऑयल को पहले आप एक तरह से रिफाइन करना स्टार्ट करोगे, रिफाइनिंग कहते हैं क्रूड ऑयल को अपन प्रोसेस को। ठीक है, तो क्रूड ऑयल को रिफाइन करना स्टार्ट करते हो और जैसे जैसे आप रिफाइन करते रहते हो अलग अलग स्टेजेस पे जाके आपको अलग अलग चीजें निकल के आती है, पेट्रोलियम आउटपुट निकलते हैं, इसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, बाकी सारी चीजें आपको निकल के आती रहती है। ठीक है साहब। हाँ जी, अब प्रोसेस कॉस्टिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है लॉस ऑफ मटेरियल। देखो, अगर मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूं, मैं कंटिन्यूस प्रोसेस की बात कर रहा हूं, तो यहां पे कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा होगा कि भाई कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल का लॉस होता जाएगा। जैसे पेट्रोल की बात करें तो वो उड़ जाता है थोड़े टाइम के अंदर, केरोसिन, पेट्रोल, इनको अगर आप खुला रखोगे सही से, इवन एयर टाइट में भी रखोगे तो भी हल्का फुल्का तो वो इवेपोरेट होता ही है। ऐसे ही बहुत सारे आपके इनपुट्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है, जो ओवर टाइम जिनमें थोड़ी बहुत कमी आती है, आप प्रोसेस में जब उनको इनपुट करते हो तो प्रोसेस में हीट की वजह से वो डिसिपेट हो जाता है, इवेपोरेशन की वजह से श्रिंकेज हो जाती है। ठीक है, और भी चीज़ें होती है, बर्न हो जाते हैं कितनी बार मटेरियल, ज़्यादा ओवर कुक हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से कुछ ना कुछ लॉस तो साफ निकलता है और हर प्रोसेस में निकलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि देखो लॉस क्या है, लॉस तो एक सिंपल है, लॉस ऑफ मटेरियल अकर्स व्हेन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, जब आउटपुट जो निकला है वो कम है, लेस देन द वॉल्यूम ऑफ इनपुट। जितना इनपुट मैंने प्रोसेस में कह लो कि इनपुट को इनपुट करा था, ठीक है, थोड़ा सा टंग ट्विस्टर हो जाता है, बट जो रॉ मटेरियल है उसको हमने इनपुट करा था, यूं समझ लो। तो जो रॉ मटेरियल है उसको अपने इनपुट करा किसी प्रोसेस में, और जो आउटपुट, जो फिनिश गुड्स निकल के आ रहा है हमारे सामने, उसमें क्वांटिटी में डिफरेंस है। आपने जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं तो कहता हूँ बच्चों को, इसका बेस्ट एग्जांपल है घर पे जब अपन चाय बनाने बैठते हैं। भाई अगर आपको घर पे कहा है मम्मी पापा और आपको कहा है 3 कप चाय बना दो, एक नॉर्मल बंदा क्या सोचेगा? अगर मान लो आप चाय और पानी मिक्स कर, मतलब दूध और पानी मिक्स करके चाय बनाते हो, ठीक है, या दूध वाली बनाते हो, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? भाई सब 3 कप बनानी है, 3 कप दूध रखते थे, या जो लोग हाफ पानी हाफ दूध वाली पीना पसंद करते हैं मेरे जैसे, तो वो हाफ, मतलब 1.5 कप पानी रखेंगे, 1.5 कप मिल्क डाल देंगे। लेकिन अपने को इतना पता है कि अगर तुमने ये करा तो पक्की बात है जब चाय बन के आएगी तो वो 2 कप या 2 या 2.5 कप ही बन के आएगी, वो 3 कप तो नहीं बनेगी, क्योंकि इवेपोरेशन होगा। क्या हुआ? ये लॉस ऑफ मटेरियल है। आपने तो इनपुट सही डाला था, भाई जितना चाहिए था उतना डाल दिया आपने इनपुट, लेकिन आउटपुट कम आया, ये लॉस ऑफ मटेरियल है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? आप इनपुट आपको ज्यादा यूज करना पड़ेगा, तो आपकी क्या हो जाएगी? कॉस्टिंग बढ़ेगी। तो लॉस ऑफ मटेरियल से क्या होगा? अब आपको जैसे 3 कप चाय बनानी, तो फिर एक नॉर्मली मम्मी पापा कहते हैं कि भाई स्टार्टिंग में जब अपन चाय खराब बनाते हैं तो उड़ जाती है, कम बनती है, तो फिर पापा मम्मी कहते हैं अगली बार से आधा कप दूध थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दिया करो, तो वो जो इवेपोरेशन होगा उसके बाद में भी 3 कप चाय बच जाएगी। तो इस लॉस ऑफ मटेरियल की वजह से क्या हो रहा है? टेक्निकली सर मेरी कॉस्ट बढ़ रही है, जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, क्योंकि मेरा इनपुट की कॉस्ट या तो बढ़ेगी, मुझे ज्यादा इनपुट एक्चुअली ज्यादा रॉ मटेरियल इनपुट करने पड़ेंगे मेरे प्रोसेस में, ताकि मुझे डिजायर्ड आउटपुट मिल सके। मुझे 3 कप चाय चाहिए थी तो मुझे 3.5 कप का रॉ मटेरियल रखना पड़ा, तो मेरी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई वहां पे। तो लॉस ऑफ मटेरियल जो है वो ऑब्वियसली बात है कंपनी के लिए नुकसान का है, बट यहां पर भी कंपनी कहती है देखो कुछ लॉस तो हम मान के चलते होगा। अभी हम बात करेंगे नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस के बीच का डिफरेंस। तो कहते हैं देखो सम लॉसेस आर एक्सपेक्टेड या अनअवॉइडेबल, इसको हम कहते हैं, जैसे इवेपोरेशन, चाय का एग्जांपल इवेपोरेशन, इससे हम कहते हैं नॉर्मल लॉस। जो लॉस आप एक्सपेक्ट करके चलते हो, जो आपको पता है कि होगा ही होगा, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता इवेपोरेशन की वजह से, प्रोसेस के नेचर की वजह से, ठीक है। कभी कभी भाई रॉ मटेरियल में से छटनी भी होती है, जैसे जब अपन मिनरल ओर की बात करते हैं,
तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने जैसे जिंक की प्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, तो अगर आपने जो ओर लाया, अगर 1 टन ओर आया है, ठीक है, जो रॉ मटेरियल आता है उसे ओर कहते हैं अपन, वो ओर आया है, तो उसमें से ऐसा नहीं कि आपको 1 टन का जिंक मिलेगा, उसमें से मुश्किल से आपको मिलेगा 50, 30, 40 kg जिंक निकलता है कितनी बार तो, ठीक है। सिल्वर तो बहुत ही कम निकल जाता है, सिल्वर तो 10 टन में से 1, 2, 5 ग्राम ऐसा कुछ निकलता है कितनी बार। तो वो चीजें ना, बाकी क्या है, बाकी का वेस्ट है, लॉस ऑफ मटेरियल है। तो ये नॉर्मल लॉस है भाई, ये तो मान के चलेंगे कि ये तो नॉर्मल है, इतना तो लॉस होगा। तो जो एक्सपेक्टेड है, जो अनअवॉइडेबल है, वो है नॉर्मल लॉस। इसको कंपनी अकाउंट फॉर करती है, इसको कंपनी अकाउंट फॉर करके चलती है। लेकिन अगर इसके अलावा भी और दूसरा लॉस हो जाए तो वो है अवॉइडेबल, उसे कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है इसलिए एबनॉर्मल है, एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो रहा है इसलिए एबनॉर्मल है। ठीक है, यहां से अपना एक फॉर्मूला निकल के आता है एक्सपेक्टेड आउटपुट का। ये फॉर्मूला हमारे काम का है, इसको आपको याद रखना है। एक्सपेक्टेड आउटपुट हम क्या कहते हैं, जो आपके इनपुट यूनिट्स हैं उसमें से अगर आप नॉर्मल लॉस को लेस कर दोगे तो एक्सपेक्टेड आउटपुट निकल के आएगा। एक्सपेक्टेड आउटपुट का मतलब क्या है, ये वो आउटपुट है जो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि हाँ यार, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अपने रॉ मटेरियल को इनपुट करूंगा तो मुझे इतना आउटपुट तो मिल जाना चाहिए। इतना नॉर्मल लॉस तो होता है, 1%, 2%, 10%, जो क्वेश्चन में दे रखा हो वो लॉस होता है, उसके बचा हुआ जो है वो तो मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, अब अगर इससे भी कम आ जाए एक्चुअल आउटपुट तो होता है नॉर्मल लॉस। ठीक है, सॉरी, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कब होगा, जब एक्चुअल आउटपुट इज इवन लेस देन एक्सपेक्टेड आउटपुट, जो एक्सपेक्ट करा था उससे भी कम आ जाए तो फिर होता है एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस का फॉर्मूला निकालना हो तो कोई क्या बोलेगा, एक्सपेक्टेड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। इन सबको भी लिख लेते हैं फॉर्मूले को आपके लिए। हाँ जी, तो नॉर्मल लॉस क्या है साहब, नॉर्मल लॉस आपका एक्सपेक्टेड लॉस है। ये वो लॉस है जो आप मान के चल रहे हो कि साहब होगा हमारे लिए, एक्सपेक्टेड है, अनअवॉइडेबल है, स्पिलेज की वजह से, इवेपोरेशन की वजह से, श्रिंकेज की वजह से, वो सब होता है। इसकी वैल्यूएशन नील रखते हैं, या इसको अगर स्क्रैप वैल्यू पे अगर आप बेचते हो तो स्क्रैप वैल्यू पे इसको वैल्यू किया जाता है। इसकी स्क्रैप वैल्यू का भी एक ट्रीटमेंट हम कहते हैं, इसकी जो स्क्रैप वैल्यू उसको आप कॉस्ट में से लेस कर लेते हो। ठीक है, ये बात करेंगे। एबनॉर्मल लॉस कब हो रहा है, जब एक्चुअल लॉस नॉर्मल से ज्यादा है। एक्चुअल लॉस कैसे निकला, जो आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो आपके, सॉरी, आपका जो एक्चुअल आउटपुट है वो एक्सपेक्टेड से कम है, तो हम यहां कह सकते हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट माइनस एक्चुअल। ठीक है, और एबनॉर्मल गेन कब हो सकता है, जब उल्टा हो जाए, जब एक्चुअल लॉस नॉर्मल से भी कम आ जाए, मतलब एक्चुअल आउटपुट एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा है। ये कब होगा, जब एक्चुअल आउटपुट इज मोर देन नॉर्मल। जब एक्चुअल आउटपुट नॉर्मल से ज्यादा आ जाए, एक्सपेक्टेड से, नॉर्मल मतलब वही, नॉर्मल आउटपुट को अपन एक्सपेक्टेड आउटपुट भी कहते हैं। ठीक है ना, कभी कभी इसको आपको कुछ क्वेश्चंस में, कुछ किताबें इसको नॉर्मल आउटपुट भी बोलती है, तो मतलब सेम है, क्योंकि नॉर्मली जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं वो मेरा नॉर्मल आउटपुट है, तो इसको एक्सपेक्टेड आउटपुट बोलो या नॉर्मल आउटपुट बोलो, मतलब सेम होता है। तो जहां पे एक्चुअल ज्यादा आ जाए एक्सपेक्टेड से, मतलब अब एक्चुअल लॉस नॉर्मल से कम हुआ है, तो फिर यहाँ पे गेन हुआ है आपको। ठीक है, इन दोनों को, एबनॉर्मल लॉस को या एबनॉर्मल गेन को, इनको कैलकुलेशन जो करी जाती है वो कॉस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड आउटपुट पे करी जाती है। मतलब इनकी वैल्यूएशन भी निकालने के लिए हम वही प्रोसेस कॉस्टिंग का एग्जांपल लेंगे। हम बोलेंगे जो हमारी टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। यहां से आती है कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है ना, जो भी आपके प्रोसेस की टोटल कॉस्ट है उसको आप डिवाइड कर दो आपके एक्सपेक्टेड आउटपुट से। ठीक है साहब, तो ये आपकी एक आपकी टोटल कॉस्ट पर यूनिट आएगी, कॉस्ट पर यूनिट, और यही कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर हम अपना एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन को वैल्यू करते हैं। नॉर्मल लॉस का जो वैल्यूएशन है, अगर स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो नील होगा, जीरो।
अगर स्क्रैप वैल्यू है तो फिर स्क्रैप वैल्यू पे होगा, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, ये अब तरीका है कैसे एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन निकालोगे। तो देखो इनपुट में से नॉर्मल लॉस लेस करेंगे तो एक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा, एक्सपेक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट को कंपेयर करेंगे तो मेरे पास में एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन आएगा, ठीक है। अगर एक्चुअल आउटपुट ज्यादा है एक्सपेक्टेड से तो गेन हो गया, अगर एक्चुअल कम है एक्सपेक्टेड से तो लॉस हो गया। इसके ऊपर देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एग्जांपल नंबर 3, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 1, टोटल इनपुट ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस 1 इज 10,000, आपने 10,000 यूनिट्स का इनपुट करा है। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड आउटपुट इन यूनिट्स ऑफ फॉर प्रोसेस 1 व्हेन देयर इज अ नॉर्मल लॉस ऑफ 20% ऑफ द यूनिट्स पुट इनटू द प्रोसेस, ठीक है साहब। अपने को निकालना है एक्सपेक्टेड आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट का फॉर्मूला इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, इनपुट इज 10,000 माइनस 10% का लॉस है, 20% का लॉस है, सॉरी, हाँ 20% लेस कर दो, यूनिट्स है, ठीक है। तो 8,000 यूनिट्स ये आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट है, ठीक है साहब। अब आगे क्या बोल रहा है बी में, इफ देयर इज अ नॉर्मल लॉस ऑफ 20% ऑफ द इनपुट यूनिट्स एंड द एक्चुअल आउटपुट इज 7,000। अब ये कह रहे हैं कि देखो नॉर्मल लॉस तो 20% का होना था लेकिन एक्चुअल आउटपुट आ गया 7,000, तो देखो एक्सपेक्टेड आउटपुट है 8,000, एक्चुअल आउटपुट है 7,000, एक्चुअल इज लेस देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। एक्चुअल और कम है एक्सपेक्टेड से, मतलब और ज्यादा लॉस हुआ है। टेक्निकली 10,000 का इनपुट है, 7,000 का आउटपुट है, 3,000 का लॉस है। 3,000 में से 2,000 का तो एक्सपेक्टेड था, 2,000 का तो नॉर्मल था, तो इसका मतलब 1,000 का एबनॉर्मल है, ठीक है। तुम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट के साथ में कि इंप्लाइज नॉर्मल लॉस इज इक्वल टू 2,000, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो 3,000 का लॉस हुआ है क्योंकि आउटपुट 7,000 का ही आया है, आउटपुट अगर 7,000 का है इसका मतलब लॉस कितना है, लॉस 3,000 का है, तो इसका मतलब 1,000 का क्या है, 1,000 का मेरे पास में एबनॉर्मल लॉस है। वन थाउजेंड का हो गया एबनॉर्मल लॉस। नेक्स्ट, अगर नॉर्मल लॉस तो 20% का ही है, मतलब एक्सपेक्टेड आउटपुट 8,000 है, इफ ऑफ द इनपुट यूनिट एंड द एक्चुअल आउटपुट इज 8,500। हाँ जी, आपको ज्यादा यूनिट्स रिसीव हो गए, आपने सोचा था कि 8,000 मिलेंगे, मिल गए 8,500, एक्चुअल इज मोर देन एक्सपेक्टेड, यहां तो फायदा हो रहा है ना साहब। आपने 10,000 का इनपुट करा, 8,500 यूनिट्स मिल गए, लॉस 1,500 का ही हुआ। सोचा क्या था कि लॉस होगा 2,000 का, हुआ कितना 1,500 का, 500 का क्या है बेनिफिट, एबनॉर्मल गेन। ठीक है साहब, एबनॉर्मल गेन डन है साहब। तो जहां पे अपने पास में नॉर्मल लॉस दे रखा है, मैंने पहले एक्सपेक्टेड आउटपुट निकाला, अब एक्सपेक्टेड आउटपुट को एक्चुअल से कंपेयर करना है। जहां पे एक्सपेक्टेड ज्यादा है एक्चुअल कम है, मतलब और ज्यादा लॉस हुआ है, तो वहां पे आया एबनॉर्मल लॉस 1,000 का। जहां पर एक्चुअल ज्यादा है एक्सपेक्टेड कम है, तो वहां पे फायदा हो गया, यहां पे फायदा हुआ एबनॉर्मल गेन का 500 का, ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं साहब, एक और क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल 4, अ कंपनी यूजेस प्रोसेस कॉस्टिंग, द फॉलोइंग वाज रिकॉर्डेड फॉर द पीरियड। आउटपुट यूनिट्स आपको दे रखे 1750 के, नॉर्मल लॉस दे रखा है 5% ऑफ इनपुट का, एबनॉर्मल लॉस दे रखा है 150 यूनिट्स का। हाउ मेनी यूनिट्स वर इनपुट एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। अच्छा, अब मेरे को इनपुट निकालना है, रिवर्स क्वेश्चन है। तो देखो एबनॉर्मल लॉस हुआ है 150 का, आउटपुट निकल के आया है 1750 का, तो देखो सबसे नीचे तो आउटपुट होगा, एक्चुअल आउटपुट, कुछ नहीं बोल रखा है तो ये एक्चुअल आउटपुट है, 1750 का एक्चुअल आउटपुट है। मैं एक्सपेक्टेड में से एबनॉर्मल लॉस लेस करूंगा तब एक्चुअल आएगा। एबनॉर्मल लॉस हुआ है 150 का,
इसका मतलब एक्सपेक्टेड आउटपुट निकल के आ जाएगा। नाइनटीन हंड्रेड का ये आ गया मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट। भाई एबनॉर्मल लॉस दे रखा है 150 का, एक्चुअल आउटपुट दे रखा है 1750 का। इतने यूनिट्स एक्चुअली में मिले और 150 का एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस कब होता है? जब एक्चुअल आउटपुट कम होते हैं, एक्सपेक्टेड आउटपुट ज्यादा होता है। मतलब ये डिफरेंस है बिटवीन एक्चुअल आउटपुट एंड मेरे जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है उसका, ठीक है ना। इसको मैं भी ये भी कह सकते हैं कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आउटपुट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट। और एक्सपेक्टेड ज्यादा होंगे तभी तो लॉस हो रहा है। तो मेरे एक्सपेक्टेड हो गए 1900, 1500, उसमें से 150 का लॉस लेस करा तो मेरे पास है 1750 का एक्चुअल आउटपुट आता है। मैंने रिवर्स कैलकुलेशन कर ली, ठीक है, मैं रिवर्स ऑर्डर में चला गया, नीचे से ऊपर आ गया। अब ये आ गया है और मुझे पता है कि 5% ऑफ इनपुट का नॉर्मल लॉस होता है। मुझे पता है कि ये x है, नहीं पता निकालना है, ये 0.5x है। बस अब इसको सॉल्व कर दो इस इक्वेशन को, ठीक है। या फिर सीधा आप चाहो तो अपने ये भी देख सकते हो कि भाई देखो 5% का नॉर्मल लॉस है, इसका मतलब जो आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो इनपुट का 95% होगा। तो आप सीधा चाहो तो एक और अप्रोच क्या है, ऑल्टरनेट, आप 1900 को डिवाइड कर सकते हो 95% से। कल मैंने मार्जिन और उसका कंसेप्ट समझाया था, वहां पर भी हम यही कर रहे थे। तो 2000, या तो ये कर लो डायरेक्टली कि भाई 5% का नॉर्मल लॉस है, ये 100 के बराबर होगा, उसमें से 5 लेस करेंगे तो एक्सपेक्टेड आउटपुट 95 के बराबर होगा इसका मतलब, ठीक है। अगर इनपुट 100 के बराबर है, उसमें से 5% का नॉर्मल लॉस लेस करते तो 95 बचता है, तो ये एक्सपेक्टेड आउटपुट 95 के बराबर है, तो 100 का आंसर चाहिए, तो ये आ गया 100 का आंसर 2000। या तो ऐसे निकाल दो या इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, x प्लस 0.5x इज इक्वल्स टू 1900। ऐसे कर लो सॉल्व, जैसे तुम्हारी इच्छा। सॉरी माइनस, प्लस कहां से लिख रहा हूं, x माइनस 0.5x, ठीक है ना। x माइनस 0.5x इज इक्वल टू 1900। या तो उस इक्वेशन को सॉल्व कर लो या डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर लो, जो तुम्हारी इच्छा, जो तुम्हें समझ में आता हो, ठीक है। आगे सब आंसर 2000, इनपुट अपना कितना है 2000 यूनिट्स का। ठीक है जी। तो ऐसे रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, अब बात करते हैं सर जहां पे प्रोसेस में से एक सिंगल प्रोडक्ट निकल के नहीं आ रहा। अभी तक हम बात करते हैं जब प्रोसेस में से एक सिंगल प्रोडक्ट निकल के आ रहा है। जब मल्टीपल प्रोडक्ट निकल के आ रहे हो तो वहां पर हम किस तरह से कॉस्टिंग करेंगे, किस तरीके से कॉस्ट को डिवाइड करेंगे, क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स है और एक प्रोसेस में से मल्टीपल प्रोडक्ट निकले तो उस प्रोसेस की कॉस्ट को मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहां पे हमारा कंसेप्ट आता है जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट का। हाँ जी, हम कहते हैं जब आप रॉ मटेरियल को इनपुट कर रहे हो और प्रोसेस के एंड में आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स रिसीव हो रहे हैं, तो इनको आप दो कैटेगरी में डिवाइड करोगे, या तो वो जॉइंट प्रोडक्ट हो सकते हैं या वो बाय प्रोडक्ट हो सकते हैं। सर क्या डिफरेंस है? देखो जॉइंट प्रोडक्ट, वो जॉइंट प्रोडक्ट को अपन मेन प्रोडक्ट भी कहते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट को आप काफी बुक्स में देखोगे इसको मेन प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ये वो प्रोडक्ट है जो हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे थे, और बाय प्रोडक्ट वो वेस्ट है जो बाय डिफॉल्ट जनरेट हो गया। जैसे कारपेंटर है, वो वुड की कटिंग करता है ताकि वुड से फर्नीचर बना सके, तो उसका मेन एम क्या है उस प्रोसेस का, कटिंग प्रोसेस का, कि भाई कटिंग करके वुड को उस साइज में, उस डायमेंशन में काटा जाए जिससे फर्नीचर बन सके। बट बाय डिफॉल्ट आपको रॉ मटेरियल, आपको वेस्ट के नाम पे क्या मिलता है? सॉडस्ट। अब सॉडस्ट, वो जो लकड़ी का बूरा होता है जिसे अपन कहते हैं, वो टेक्निकली तो वेस्ट है, लेकिन उस वेस्ट को रीयूज करके प्लाईवुड बनाई जा सकती है। वो सॉडस्ट दूसरी चीजों में काम आ सकता है। आजकल तो कुछ लोग उससे बायोडिग्रेडेबल वुड्स वगैरह बनाने में यूज करते हैं, तो काफी चीजों में काम आती है वो चीज। और जो बड़े बड़े टिम्बर मैन्युफैक्चर होते हैं वो तो उसको इकट्ठा करते हैं और बेचते हैं, या खुद ही अपनी एक अलग से लाइन बनाते हैं कि भाई एक तरफ तो वो वुड बेचेंगे, एक तरफ वो उसी जो सॉडस्ट बच रहा है उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करके दूसरी चीजें बना करके बेचेंगे। आप एग्जाम्पल लो अपने नारियल का, जूट का।
ठीक है। जो अपना नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है उसमें हमारे यहाँ पे जूट की रस्सी मिला करती थी ट्रेडिशनली, ठीक है, सूतली जिसे कहते हैं, सूतली रस्सी रस्सी जिसे कहते थे, ठीक है, थोड़ी सी कोर्स होती है, थोड़ी सी हार्श होती है, बट हमारे यहाँ तो बहुत सालों से, मतलब इवन 4-5 हज़ार साल पहले से अवशेष मिलते हैं कि रस्सी बनाई जाती थी, ठीक है। और डाउन साउथ जाओगे तो वही चीज़ जो आपके नारियल का छिलका होता है, नारियल का जो वो छिलका, जो रेशे हैं उसके, ठीक है, उससे बनती है। तो ये दोनों चीज़ें तो बाय प्रोडक्ट है। टेक्निकली क्या है भाई, हम तो जूट बनाना चाह रहे थे, उससे कुछ और बनता है, लेकिन वो रेशे बच जाते हैं, उसके लास्ट में जो खराब रेशे बच रहे हैं उससे हम रस्सी बना देते हैं। वो वेस्ट था, वेस्ट से रस्सी बना दी, ठीक है। उधर भी नारियल के तेल, नारियल की ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहती है, उससे बुरा बनाना चाहते हैं, बट उसके लिए नारियल को छीलना पड़ेगा, तो उससे फिर आपके पास में वो जो छिलके बचेंगे उससे आपने रस्सी बना दी। तो ये बाय प्रोडक्ट है। इवन पेट्रोलियम जेली इज अ बाय प्रोडक्ट। कोई पेट्रोलियम जेली को आज से शायद 150 साल पहले तक तो कोई जानता भी नहीं था कि पेट्रोलियम जेली कुछ होती है। 100 साल मान लो, 150 भी नहीं, ठीक है। अचानक से वो तो एक कोई जो कहते हैं ना ऑयल रिग वर्कर होते हैं, उनके जैसे लग जाती थी, तो किसी ने देखा, शायद बेयर का कोई था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बेयर करके कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसमें से किसी ने देखा या उनको किसी को पता पड़ा कि वो जो वर्कर्स क्या कहते हैं, उनके अगर लग जाती है तो वो जो जेली है, वो जो जमा हो जाती है वहाँ पे, जो बाय प्रोडक्ट है उनका, ठीक है, जो वेस्ट है मतलब टेक्निकली, उसको लेते हैं और उसको लगा लेते हैं हाथ पे या जहाँ भी लगी है वहाँ पे, और उससे वो ब्लड जो है वो रुक जाता है और वो जो एरिया है वो मॉइस्चराइज रहता है। तो उनसे पूछा गया ऐसा क्यों, बोले पता नहीं क्या है, बट इसको लगाने से थोड़ा सा ऐसा कूल डाउन इफेक्ट लगता है और थोड़ा सा मॉइस्चराइज रहता है, तो वो जलता नहीं, जलना बंद जाता है। वहां से उनके दिमाग में आया कि हाँ यार ये प्रोडक्ट है, इसको रिफाइन करते हैं, काले से सफेद करते हैं और इसको फिर पेट्रोलियम जेली के नाम पे दे देते हैं, और आप उस बाय प्रोडक्ट को जो वेस्ट था एक टाइम पे, ठीक है, उसको अपन लिप बाम की तरह यूज कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, सभी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल है। अब देखो बाय प्रोडक्ट और वेस्ट में भी एक डिफरेंस है। ये कहना कि हर बाय प्रोडक्ट वेस्ट होता है, गलत है। देखो वेस्ट और बाय प्रोडक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। वेस्ट वो है जो आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक्चुअल वेस्ट है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर उसी वेस्ट की कुछ वैल्यू है, भले ही बहुत कम बट है, तो वो बाय प्रोडक्ट कहला सकता है। तो नॉट एवरी, आप ये कह सकते हो कि भाई नॉट एवरी वेस्ट कैन बी ट्रीटेड एज अ बाय प्रोडक्ट। वो वेस्ट जिसकी कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू निकल के आती है, वो मेरा बाय प्रोडक्ट है। अगर वेस्ट ऐसा है जो कहीं और काम नहीं आ सकता, तो वो फिर तो वेस्ट है, फिर वो हमारे किसी काम का नहीं है। जैसे गन्ने का जूस बना रहे हो, तो उसमें से भी आपका बाय प्रोडक्ट में जो गन्ने का जो छिलका बचता है, ठीक है, वो वेस्ट है टेक्निकली, बट वो बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए वो बाय प्रोडक्ट है। उससे बनता है मोलासिस, और मोलासिस से बनती है अल्कोहल। तो वो जो गन्ने का जूस निकालने के बाद में जो उसके वो जो छिलके कह लो, या जो भी आप जो लास्ट में वो जो बच रहा है कचरा, ठीक है, गन्ने का, ठीक है, रेशे जो बच रहे हैं गन्ने के, जिसमें से सारा रस निकल चुका है, ठीक, उन रेशों को सड़ा करके मोलासिस बनाते हैं, मोलासिस को सड़ा करके अल्कोहल बनती है, ठीक है। तो वो काम का है फिर उनके लिए, फिर वो बाय प्रोडक्ट है। तो बाय प्रोडक्ट वो वेस्ट है जिसकी कुछ वैल्यू है, और जॉइंट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जो हम उस प्रोसेस से निकालना चाहते थे, जिनकी मेन सिग्निफिकेंट मार्केट वैल्यू है। बाय प्रोडक्ट साथ में आ जाता है, ठीक है। तो मेन प्रोडक्ट क्या है, टू और मोर प्रोडक्ट, जो जॉइंट प्रोडक्ट को बोलते हैं। मेन प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, टू और मोर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ कॉमन प्रोसेस ईच विद सिग्निफिकेंट सेल्स वैल्यू। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट ये है कि मेन प्रोडक्ट की सेल्स वैल्यू बहुत सिग्निफिकेंट होती है। जैसे आप ऑयल रिफाइन करके, गैसोलीन मतलब पेट्रोल, और उससे कैरोसिन निकालते हो, तो आपका प्रोसेस, आप चाहते हो ये चीज आपके साथ में हो, ठीक है। बाय प्रोडक्ट क्या है, ये वो सेकेंडरी प्रोडक्ट है विद मिनिमल सेल्स वैल्यू, लेकिन है कंपेयर टू जॉइंट प्रोडक्ट। इसकी मिनिमम सेल्स वैल्यू है, बट कुछ तो वैल्यू है, लो सेल्स वैल्यू है, बट थोड़ी बहुत भी सेल्स वैल्यू है भाई आपकी। जैसे सॉडस्ट, जो टिम्बर मैन्युफैक्चर, लंबर मैन्युफैक्चर में आपकी निकलती है सॉडस्ट, जो बुरा होता है लकड़ी का, ठीक है। अब इसको समझते हैं प्रोसेस के लिए। तो देखो हमने इनपुट करा प्रोसेस वन में। अब कोई भी ऐसा प्रोसेस जहां से अलग अलग प्रोडक्ट निकल के आते हैं, तो ये एक पॉइंट है ना, इससे पहले तो ये एक ही इनपुट था, इस पॉइंट पे जाके ये डिवाइड हो चुका है। इस पॉइंट को बोलेंगे स्प्लिट ऑफ पॉइंट। यहां पे ये इनपुट अलग अलग प्रोडक्ट्स में स्प्लिट हो रहा है, इसलिए इस पॉइंट को बोला जाता है, इस पॉइंट को जहां पे जिस प्रोसेस के बाद हमारे अलग अलग प्रोडक्ट निकल के आते हैं, इसको हम बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ये ध्यान रखना है। और स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले जो जो खर्चा हुआ उसको कहते हैं कॉमन कॉस्ट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले जो जो खर्चा हुआ उसको हम कहते हैं कॉमन कॉस्ट या जॉइंट कॉस्ट।
कॉमन कॉस्ट, और इसको ज्यादा नाम से जाना जाता है जॉइंट कॉस्ट के नाम से, ज्यादा पॉपुलरली हम इसको जॉइंट कॉस्ट कहते हैं। इस जॉइंट कॉस्ट को आपको इन प्रोडक्ट्स पे करना होता है डिवाइड, और स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद जो जो खर्चे होंगे इन्हें बोला जाता है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। इसको स्पेसिफिक कॉस्ट या फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी कहा जाता है। इन्हें स्पेसिफिक कॉस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। इसे अपन होल कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है साहब। अब फर्क क्या है, ये जो जॉइंट कॉस्ट है ना साहब, ये आपको प्रोडक्ट्स में डिवाइड करनी पड़ेगी, लेकिन ये जो फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट है, जैसे प्रोडक्ट इनपुट डाला, 3 प्रोडक्ट है ए बी सी, बी और ए को फर्दर प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, मतलब ये यहीं से सेल हो जाता है, इनको आप यहीं से सेल कर सकते हो। ठीक है, प्रोडक्ट सी में आपके पास में ऑप्शन है कि आप चाहो तो यहां बेचो या फर्दर प्रोसेस करके प्रोडक्ट डी बना के बेचो। ये जो आपने फर्दर प्रोसेस करा, ये जो प्रोसेस 2 है, ये फर्दर प्रोसेस है, एक्स्ट्रा प्रोसेस है। इसमें जो खर्चा होगा, क्या उसका शेयर ए और बी लेना पसंद करेंगे क्या? इस प्रोसेस 2 की जो कॉस्ट है, इसको, इसका शेयर क्या ए और बी लेना पसंद करेंगे? बोलेंगे क्यों लेंगे हम, ये तो भाई सी की कॉस्ट है तो सी पे ही जाएगी। तो जो प्रोसेस 2 की कॉस्ट है, इसको डिवाइड नहीं किया जाता, नॉट अलोकेटेड। और क्या करेंगे इसको, इट इज चार्ज्ड टू वन स्पेसिफिक प्रोडक्ट, जिसके लिए खर्चा हुआ है। जिस प्रोडक्ट के लिए खर्चा हुआ है उसी पे का चार्ज करेंगे, लेकिन जॉइंट कॉस्ट जो है इसको आपको अलोकेट करनी पड़ेगी। अमंग जॉइंट प्रोडक्ट्स, जो जॉइंट प्रोडक्ट्स है उनके अगेंस्ट, उनके लिए, उनके बीच में आपको इसको अलोकेट करना पड़ जाएगा। ठीक है साहब, तो ये ध्यान रखना, स्प्लिट ऑफ पॉइंट से पहले का खर्चा कॉमन कॉस्ट या जॉइंट कॉस्ट कहलाता है, जिसको अपन अलोकेट करते हैं। स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद जो खर्चा होता है उसको अलोकेट नहीं करते, उसको फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कहते हैं, और ये उसी कॉस्ट, उसी प्रोडक्ट पे जाएगा जिसके लिए खर्चा हुआ है। ठीक है साहब, तो ये वाला चार्ट आपके लिए, स्लाइड आपके लिए काम आएगी। हाँ जी, तो ये अपने जो जो बात करी उसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको अपने हिसाब से एक बार पढ़ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सर, एक कॉमन कॉस्ट या जो हमारी जॉइंट कॉस्ट है, इसको अपोर्शन कैसे किया जाएगा? तो अपोर्शन करने के साथ हमारे उसमें 3 तरीके होते हैं जो प्रोमिनेंट है, ऐसे तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट प्रोमिनेंटली हमारे लिए जो है, जो कह लो कि कॉमन यूज में आते हैं, वो 3 है जो हमारे काम के हैं। पहला तो है फिजिकल मेजरमेंट मेथड या फिजिकल वॉल्यूम मेथड, जिसमें सिंपल है, यूनिट्स के बेसिस पे डिवाइड कर दो, यूनिट्स केजी जो भी आपको फिजिकल मेजरमेंट दे रखा है उसके रेशो में डिवाइड कर दो। दूसरा होता है मार्केट वैल्यू, जिसे सेल वैल्यू मेथड भी कहते हैं। इसमें हम कहते हैं जितने यूनिट्स आपने बनाए हैं इनटू उनकी सेल वैल्यू, उस सेल वैल्यू के रेशियो में डिवाइड कर दो। और अगर ऐसा है कि प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने की जरूरत पड़ रही है तो फिर एनआरवी मेथड लगा लो, सेल वैल्यू में से वो फर्दर प्रोसेसिंग की जो कॉस्ट है वो लेस करके फिर जो एनआरवी बचेगी उस एनआरवी के रेशियो में डिवाइड कर लो। ठीक है, तो ये एनआरवी मेथड सेल वैल्यू मेथड का एक्सटेंशन है, बस ये तब लगता है जब प्रोसेस किसी प्रोडक्ट के ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है सर, तो 3 मेथड है, एक एक करके डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहे हैं, देखो, डॉट डीओटी अ केमिकल कंपनी प्रोड्यूसेस 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स इन वन प्रोसेस। एक प्रोसेस में 3 जॉइंट प्रोडक्ट बन के निकलते हैं, इसका मतलब आपको उस प्रोसेस की कॉस्ट इन तीनों में डिवाइड करनी पड़ेगी। आफ्टर सेपरेशन ईच जॉइंट प्रोडक्ट अंडरगोज फर्दर, और हर
आफ्टर सेपरेशन भी हर जॉइंट प्रोडक्ट पे फर्दर प्रोसेसिंग होती है. सीनियर मैनेजमेंट इज ईगर टू स्टैब्लिश द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट एंड रिक्वेस्ट दैट यू प्रिपेयर अ रिपोर्ट फॉर मंथली मैनेजमेंट मीटिंग. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द कॉस्टिंग फ्रॉम इट्स कॉस्टिंग डिपार्टमेंट फॉर मे के लिए जॉइंट कॉस्ट दे रखी है 19,000. प्रोडक्ट की डिटेल आपको दे रखी है. अब मुझे 19,000 की कॉस्ट को डिवाइड करना है, ठीक है ना. तो मेरी जॉइंट कॉस्ट 19 है जो मेरे काम का फिगर है. हाँ जी. अच्छा, प्रोडक्ट डी, प्रोडक्ट ओ, प्रोडक्ट टी की आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है. सेलिंग प्राइस पर केजी, एस्टिमेटेड सेल वैल्यू पर केजी एट सेपरेशन पॉइंट. ओहो अच्छा, अगर सेपरेशन पॉइंट पे बेच देते तो ये प्राइस में बिक सकता था. सेपरेशन के बाद में फर्दर प्रोसेसिंग करी फिर बेचोगे तो ये प्राइस है आपकी. तो फाइनल सेल प्राइस ये है और सेपरेशन के पॉइंट पे ये प्राइस है. आउटपुट आपको दे रखा है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आपको दे रखी है. प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ईच प्रोडक्ट इन द टोटल यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ अलोकेटिंग जॉइंट कॉस्ट. अगर फिजिकल आउटपुट मेथड पे निकाले या सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बेसिस पे निकाले. ठीक है सर. तो दो बार अपने को डिवाइड करना है, एक बार फिजिकल यूनिट के बेसिस पे, एक बार स्प्लिट ऑफ पे. चलिए कैलकुलेट करते हैं. फिजिकल मेजरमेंट मेथड पे आते हैं. फिजिकल आउटपुट है 5, 2, 3. तो मुझे इस 19,000 की कॉस्ट को 5, 2, 3 इसके रेशियो में डिवाइड करना है. फाइव टू थ्री 5, 2, 3 इस रेशियो में आपको डिवाइड करना है. कर दो इसको डिवाइड. 9,500, 3,800, 5,700. ये आ गया आपके आंसर. अब मुझे क्या निकालना था लास्ट में? प्रॉफिट निकालना है ना. ठीक है, अब इसका प्रॉफिट निकालते हैं. देखो आपने यहां पे डी ओ टी सेलिंग प्राइस, यूनिट्स, इससे सेल्स आ जाएगी. सेल्स में से लेस कर देंगे जॉइंट कॉस्ट, फिर लेस करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट. तो यहां से आ जाएंगे प्रॉफिट्स. ठीक है. यूनिट्स हैं 5,000, सॉरी, यूनिट्स हैं 5,000, 2,000, 3,000. ठीक है. सेलिंग प्राइस दे रखी है 2.5, 5 और 10. ठीक है, ये सेल प्राइस हो गई. जॉइंट कॉस्ट लेस कर देंगे अब. 700. फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट अपने को दे रखी है यहाँ पे 10, 5, 15. ये भी लेस कर देंगे. बस यहां से आ जाएगा प्रॉफिट. तो लॉस हो रहा है.
इसमें हो रहा है 1200 का प्रॉफिट और इधर हो रहा है 9300 का प्रॉफिट। डन, जो है वो अपन ने निकाल दिया। तो ये फर्स्ट मेथड जहां पे अपन ने जॉइंट कॉस्ट को अलोकेट करा फिजिकल यूनिट्स के बेसिस पे और फिर प्रॉफिट निकाला। ठीक है, अब सेम वो कह रहा है आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब दूसरे बार सॉल्यूशन करते हैं सेल्स वाले में। सेल प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट की मेथड पे। वही 19,000 की कॉस्ट को डिवाइड करना है प्रोडक्ट डी ओ टी के अंदर। 5,000 यूनिट्स इसके हैं, 2,000 यूनिट्स इसके हैं, 3,000 यूनिट्स इसके हैं। इसको मल्टीप्लाई करना है सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट की सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है अपने को? 0.5, 2.75 और 4। ये रेशियो आ गया आपका। अब इस रेशियो में 19,000 की कॉस्ट को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2,500, 2,000 इंटू 2.75, 5,500, 12,000। तो 19,000 की कॉस्ट को इस रेशियो में डिवाइड कर दो। क्या आ जाएगा आंसर? 2,375, 5,225 एंड 1,1,4,0,0। ये आ गई जॉइंट कॉस्ट का लोकेशन। अब इसको इधर लेके आ जाओ बस। इस बार जॉइंट कॉस्ट है 2,375, फाइव टू टू फाइव एंड 1,1,4,0,0। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा अपना? ये 12,500 माइनस 2,375 माइनस 10,000, 125। इधर आ जाएगा, लॉस आएगा इधर तो 225 का, और इधर की तरफ 30 माइनस 11,400 माइनस 15, 3,600 का प्रॉफिट। डन, ये आ गया अपने पास। ठीक है साहब, तो दोनों मेथड से अपने सॉल्व कर लिया। बस डिवाइड कैसे करना है वो अपने को देखना है। एक बार सेल्स प्राइस पे करा, सेलिंग वैल्यू के ऊपर, एक बार अपने डिवाइड करा कॉस्ट के ऊपर, अपने यूनिट्स के ऊपर। ठीक है साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बाय प्रोडक्ट की अकाउंटिंग कैसे करनी है साहब, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, बाय प्रोडक्ट को लेके कहते हैं, बाय प्रोडक्ट वो है जो हमारा सेकेंडरी आउटपुट है, इसकी वैल्यू कम है, इस पे हो सकता है कि आपको कुछ एडिशनल कॉस्ट वगैरह बियर करनी पड़े इसको बेचने लायक बनाने के लिए, हो सकता है नहीं भी करनी पड़े। इसकी वैल्यू बहुत ही लेस सिग्निफिकेंट है और इस पे हो सकता है आपको प्रिसाइज कॉस्टिंग की जरूरत भी ना पड़े। तो हम सीधा कहते हैं हमारे बाय प्रोडक्ट को आप ट्रीट करो लाइक नॉर्मल लॉस। आप इसकी
स्क्रैप वैल्यू अगर आपको कुछ मिल रही है, कुछ सेल वैल्यू अगर मिल रही है, तो उसको आप जॉइंट कॉस्ट में से लेस कर दो, जो सबसे प्रोमिनेंट तरीका है। ठीक है, तो बाय प्रोडक्ट को अकाउंट कैसे करते हैं? तो सबसे बेसिक तरीका है, जो बाय प्रोडक्ट का रेवेन्यू है, जो भी बाय प्रोडक्ट की स्क्रैप वैल्यू जो भी, उसको डिडक्ट कर दो फ्रॉम द मेन प्रोडक्ट कॉस्ट। दूसरा मेथड ये है कि आप इसको मान लो अदर इनकम, कि इसको अपन जॉइंट कॉस्ट में से लेस ही नहीं करेंगे, इसको अदर इनकम मान लेंगे। ठीक है, ये कब होता है? जब आप कहीं कहते हैं कि बहुत ही कम वैल्यू आने वाली है, कौन ध्यान रखेगा, ठीक है, आएगी नहीं आएगी कंफर्म नहीं है, तो हमने कहा ठीक है, इसको आप अदर इनकम मान लो, इनकम स्टेटमेंट में P&L में अदर इनकम की तरह रिकॉर्ड करो, जॉइंट कॉस्ट में से लेस करने की जरूरत नहीं है। और तीसरा मेथड वही अपने सेल वैल्यू मेथड का एक्सटेंशन है। अगर सेल करने से पहले कुछ एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़ते हैं तो एनआरवी पे डिवाइड कर देंगे, खर्चे नहीं करने पड़ते तो सेल वैल्यू पर, खर्चे करने पड़ते तो एनआरवी पर। ठीक, तो 3 मेथड इसके भी हैं, इसमें भी देख लेते हैं। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। प्रोसेस एम प्रोड्यूसेस 2 जॉइंट प्रोडक्ट्स ए एंड बी एंड वन बाय प्रोडक्ट सी, जॉइंट कॉस्ट आर अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स यूनिट, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिलेवेंट। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड टोटल आपको दे रखी है, सेल्स यूनिट दे रखे हैं, अपोर्शन जॉइंट कॉस्ट आपको दे रखी है। इट इज पॉसिबल टू सेल बाय प्रोडक्ट सी after further processing for $0.50 per unit. The further processing cost are $0.20 per unit. 2000 units of byproduct C are produced. If byproduct revenue is deducted from the main product cost, how are the joint cost of 18,000 apportioned? तो देखो बाय प्रोडक्ट को बेचने पर कितना पैसा मिलेगा भाई? जो हमारा सी है प्रोडक्ट, वो बनता है 2000 यूनिट्स ना, हाँ 2000 यूनिट्स बना, बिक सकता है 0.5 में, लेकिन 0.5 में बेचने के लिए 0.02 का खर्चा करना पड़ेगा, 0.2 का खर्चा करना पड़ेगा, सॉरी। तो इसका मतलब एनआरवी निकाल दो इसकी, 0.5 माइनस 0.20, 0.30 कमाओगे एक यूनिट पर। कितने यूनिट है? 2000, तो कितना कमा लोगे यहाँ पे? 600, ये कमाइए। इसको लेस कर दो पहले ज्वाइंट कॉस्ट में से, ज्वाइंट कॉस्ट है 18 की, 18 में से पहले चले गए 600, बचे 17,400। इस 17,400 के ऊपर इस 17,400 को डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है? अपोर्शन कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स यूनिट। ठीक है, सेल्स यूनिट के बेसिस पे डिवाइड करना है। 1700 को डिवाइड कर दो 2000 और 8000 के रेशियो में, रेशियो यूनिट्स का रहेगा। सेल्स यूनिट से 2000 और 8000, तो 2:8 का रेशियो, या 1:4 बोल दो, तुम्हारी इच्छा। अब डिवाइड करो कॉस्ट को, बस आ गया आंसर। ठीक है साहब, हमने पहले क्या करा, हमारी जो जॉइंट बाय प्रोडक्ट है उसकी एनआरवी को हमने लेस करा हमारी जॉइंट कॉस्ट में से, और उसके बाद में जॉइंट कॉस्ट को अपने सेल्स यूनिट के रेशियो में डिवाइड कर दिया। बस इतना ध्यान रखना है अपने को एग्जाम में, और कुछ ज़्यादा नहीं। ठीक है, लास्ट कभी कभी ना एग्जाम में वो अपने से पूछ लेता है कि सर ये जो फर्दर प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं, क्या ये करनी भी चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या ये फर्दर प्रोसेसिंग काम की है? इससे कुछ सही में फायदा हो रहा है? तो सिंपल सा है, अगर फर्दर प्रोसेसिंग से जो खर्चा हो रहा है वो कम है, और फर्दर प्रोसेसिंग से जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू आपको मिल रहा है, ठीक है, वो ज्यादा है। देखो फर्दर प्रोसेसिंग एक्स्ट्रा कॉस्ट है, इसको अपन इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल मतलब एडिशनल, नॉर्मल से ज्यादा जो नॉर्मल कॉस्ट लग चुकी है जॉइंट कॉस्ट, उसके अलावा कुछ कॉस्ट लगा रहे हो, तो इसको अपन इंक्रीमेंटल एक्सपेंस कह सकते हैं। तो जो मेरा इंक्रीमेंटल खर्चा है फर्दर प्रोसेसिंग का, अगर वो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू से बेटर है, आपने देखा पिछले क्वेश्चन में कि आप प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे भी बेच सकते थे, आप प्रोडक्ट्स को फर्दर प्रोसेसिंग के बाद भी बेच सकते थे। तो वो जो इंक्रीज हो रही है सेल प्राइस में, क्या वो इंक्रीज इन सेल प्राइस मेरी सेल जो ये जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है, क्या इससे ज्यादा निकल के आ रहा है? अगर हाँ, अगर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इंक्रीमेंटल एक्सपेंस से ज्यादा आ रहा है, तो हम बोलेंगे आपको सेलेक्ट करना चाहिए। क्यों कहते हैं? अगर आप क्या करो, आप इंक्रीमेंटल प्रॉफिट या लॉस निकालो। कैसे निकालोगे? जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आपको मिल रहा है उसमें से आप फर्दर प्रोसेसिंग की जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है उसको लेस करो। अगर इससे आंसर पॉजिटिव आता है तो हम कहते हैं फर्दर प्रोसेसिंग वाइबल है, अगर नेगेटिव आता है तो हम कहते हैं कि फर्दर प्रोसेसिंग काम की नहीं है।
ठीक है, यहाँ पे हम कहते हैं कॉमन कॉस्ट वगैरह हमारे लिए इररिलेवेंट है, क्योंकि ये जो खर्चा है यहाँ पे जो डिसीजन है, कॉमन कॉस्ट तो ऑलरेडी लग चुकी है, तो हमारे लिए इस डिसीजन के लिए कॉमन कॉस्ट हमारे किसी काम की नहीं है, वो संक कॉस्ट की तरह है, वो तो ऑलरेडी इंकर कर चुके हो। अब हम सोच रहे हैं कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे खड़े हैं, अब सोच रहे हैं कि क्या प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करके फिर बेचे या अभी के भी बेच दें। बेटर तब होगा जब फर्दर प्रोसेस करने पर ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रहे होंगे। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल दे रहा है, एग्जांपल नंबर 7, joint product A and B are outputs of single manufacturing process. Each product could be sold at split of point or processed further. The following information about the two product is available. Share of common cost दे रखा है आपको 50 और 50 पर डॉलर पर यूनिट पे है। सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ 46 और 68 है। कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग दे रखी है 12.50 और 24 आपको दे रखी है, और सेलिंग प्राइस आफ्टर प्रोसेसिंग 64 और 82। सिंपल, आप कंपेयर करो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, उसमें से लेस करो इंक्रीमेंटल कॉस्ट, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट। इससे पास में अगर आंसर पॉजिटिव आ जाए तो हम बोलेंगे आपको करना चाहिए इंक्रीमेंटल प्रोसेस, अगर आंसर नेगेटिव आए तो हम बोलेंगे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। यहां से आपके पास में आ जाएगा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट या लॉस। अगर इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है तो हम बोलेंगे ये काम करो, नहीं है तो बोलेंगे मत करो। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू देखो 46 पे बेच सकते हो एट स्प्लिट ऑफ, अगर फर्दर प्रोसेसिंग करो तो 64 में बेचोगे, तो 64 माइनस 46, 64 माइनस 46 ये आ जाएगा 18, और यहां पे 68 में बेच सकते हो, फर्दर प्रोसेसिंग करके 82 में बेचोगे तो 82 माइनस 68 14। अब इंक्रीमेंटल कॉस्ट देखो, यहां पे 12.50 की इंक्रीमेंटल कॉस्ट है और यहां पे 24 की इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। साहब सामने पता पड़ रहा है प्रोडक्ट ए के लिए तो अच्छी बात है कि 18 का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और खर्चा 12.5 का ही है, तो 5.5 का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको तो बोलेंगे इंक्रीमेंटल प्रोसेस करना चाहिए। लेकिन बी के लिए 10 का लॉस है, तो बी को इंक्रीमेंटल या फर्दर प्रोसेस नहीं करना चाहिए। तो एग्जाम में आ जाए तो सिंपल है, अब ये तुम चाहो तो टोटल यूनिट में दे देंगे, तो टोटल यूनिट के टर्म्स में निकाल देना कि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना आ रहा है और इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी आ रही है। यहाँ पे यूनिट्स पे देखा था पर यूनिट में, तो यूनिट्स के हिसाब से मैंने कंपेयर कर लिया। लॉजिक बहुत सिंपल है, एक्स्ट्रा रेवेन्यू और एक्स्ट्रा एक्सपेंस को कंपेयर कर रहे हैं, अगर एक्स्ट्रा रेवेन्यू ज्यादा है एक्स्ट्रा कॉस्ट है तो आपको फर्दर प्रोसेसिंग करनी चाहिए, नहीं तो नहीं करनी चाहिए। ठीक है साहब, चलिए तो इसी के साथ में मैंने आपके लिए आज प्रोसेस कॉस्टिंग के सारे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करा और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करें। आप इस कैप्सूल को आराम से देखिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और बाद में क्लास में जो अपने क्वेश्चंस और करे थे, डिटेल एग्जांपल्स करे थे, उनको एक बार रिव्यू कीजिए। आपको इस टॉपिक में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।